नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित कोवलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले 1927 में हिटलर लंडन नामक साइंटिस्ट ने दी और उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको मॉडिफाई किया। जो इसका मॉडिफाई रूप है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग के सिद्धांत पर आधारित है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि एक अणु कुछ परमाणुओं का संग्रह है और दो संयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य लोकलाइज्ड रहता है और अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंध बनने में भाग नहीं लेता। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य कोई स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि निम्न शर्तें पूरी नहीं हों। हम देखते हैं कि परमाणुओं के कक्षक एक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं कि उनमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो। ओवरलैपिंग के लिए जितनी अधिक होगी बॉन्ड उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। बंध बनने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए उनमें, और बंधन में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, यानी उनके स्पिन अलग अलग होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो अतिव्यापन करने वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल दिशात्मक गुण रखते हैं और उनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए हम यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल को हमने HA व HB का नाम दिया है। HA के न्यूक्लियाई के पास में 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है और HB के पास में 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि दोनों ऑर्बिटल्स पास आते हैं और उनमें SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। चूँकि S ऑर्बिटल गोलाकार आकृति के होते हैं इसलिए वहाँ पे ओवरलैपिंग किसी भी दिशा पे डिपेंड नहीं करती, एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती और ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जब दो H2 मॉलिक्यूल HA व HB अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें दो तरह के बल यानी कि फोर्स काम करते हैं। एक तो HA न्यूक्लियाई का HA एटम का न्यूक्लियाई HB न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन व HB एटम का न्यूक्लियाई HA के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल करेगा, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई के एक दूसरे के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल महसूस करेंगे। और दूसरा है रिपल्शन फोर्स, जब दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपल्ट करेंगे और दोनों के सबसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपल्ट करेंगे। तो इस तरह से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की क्रिया शुरू होती है जब अनंत दूरी से एक दूसरे के पास में ये ऑर्बिटल आना शुरू होते हैं। दोनों न्यूक्लियाई धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं और जब दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है तब बंध का निर्माण होता है। वहाँ पे एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब हम इन दोनों न्यूक्लियाई को वेव फंक्शन के आधार पर समझाएंगे। HA के पास में 1 इलेक्ट्रॉन और HB के पास में 2 इलेक्ट्रॉन जब ये एटॉमिक स्टेट पे हैं यानी अनंत दूरी पर हैं तो इसके लिए वेव फंक्शन होगा psi A 1 इलेक्ट्रॉन, psi B 2 इलेक्ट्रॉन। परंतु जब मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है तब दूसरी संभावना भी बनती है और वो कौन सी कि जब दो मॉलिक्यूल बन जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट न्यूक्लियाई का है या ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड न्यूक्लियाई का है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में स्थित होते हैं और दोनों नाभिकों का उन पर समान अधिकार होता है। तो उस कंडीशन में दूसरा स्थिति भी बनती है कि HA के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और HB के पास में वह इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास में, दो वेव फंक्शन हमें मिलते हैं। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी तो उनके बीच में psi A प्लस psi 2 होगा।
तो इसको हम दिखाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन आएगा साई बॉन्डिंग साई 1 प्लस C2 साई 2, और एंटी बॉन्डिंग के लिए आएगा साई माइनस बराबर C1 साई 1 माइनस C2 साई 2, जहाँ पे C1 और C2 कांस्टेंट हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए C1 बराबर प्लस माइनस C2 आएगा। तो यहाँ पे इनके लिए हम यहाँ पे बॉन्डिंग जो है ये दिखा रही है कि दोनों न्यूक्लियाई अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आए हैं, यानी उनमें कम्बिनेशन हुआ है और इस कारण से वहाँ बंध का निर्माण हुआ है। और साई माइनस यानी दोनों न्यूक्लियाई दोनों ऑर्बिटल के बीच में कोई कम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई बॉन्डिंग नहीं हुआ है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, इसलिए वो एंटी बॉन्डिंग को दर्शाता है। यहाँ पे हम इसको एक ग्राफ के द्वारा भी समझा सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जब ये ज़रूरी है बॉन्डिंग के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों न्यूक्लियाई जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए और उनकी स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसे मूवमेंट वाले विपरीत चक्रण वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तो उनके बीच में एनर्जी शुरू से धीरे धीरे कम होती है, और एक मिनिमम दूरी जहाँ पे कोई बॉन्ड निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है, वहाँ पे मिनिमम एनर्जी होती है, और उसके बाद अगर हम और ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो एनर्जी बढ़ने लग जाती है, यानी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है उसकी जहाँ पे बंध का निर्माण होता है। परंतु यदि हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन लिए जो उनके दोनों के सकरण समान हैं तो उनमें शुरू जैसे वो दोनों न्यूक्लियाई पास आएंगे उनके बीच में कहीं पे भी बंध का निर्माण नहीं होगा, कहीं पे भी एनर्जी कम नहीं होगी, शुरू से ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे बंध का निर्माण नहीं होता। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहते हैं इसको, और इसके द्वारा हम H2 मॉलिक्यूल के बनने को समझा सकते हैं। अब इस वेव फंक्शन के आधार पर पॉलिंग ने जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बंध ऊर्जा और बंध एनर्जी कैलकुलेट करी तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इसकी बंध ऊर्जा 72.4 किलो कैलोरी पर मोल आती है और 0.8 बॉन्ड लेंथ आती है, जबकि प्रैक्टिकली इसकी जो बंध ऊर्जा है वो 103.2 किलो कैलोरी पर मोल है, और बॉन्ड एनर्जी है और बॉन्ड लेंथ है 0.74 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि इन दोनों की में मैच नहीं है। तो इसके बाद पॉलिंग ने कहा कि ये जो बॉन्ड बना है ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होंगे, यानी कि उसमें कुछ परसेंट आयनिक स्ट्रक्चर का भी योगदान होगा। तो इसके लिए उन्होंने दिखाया कि ये हो सकता है HA के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन हों तो माइनस चार्ज होगा उस पर, और HB के पास प्लस चार्ज होगा। इसी तरह से HA के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो प्लस चार्ज में होगा, और HA के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयनिक स्ट्रक्चर भी शामिल है उसमें, और एक फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर HA के पास में एक इलेक्ट्रॉन, HB के पास में एक इलेक्ट्रॉन। इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। उन्होंने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी इसमें योगदान है। और इसके लिए जब वेव फंक्शन निकाला तो वहाँ पे साई आयनिक साई A1 साई 2 साई A में 2 और साई B में 1 और साई B में भी 2, और इस तरह से टोटल जो साई है वो साई प्लस लैम्डा साई I, यानी कि लैम्डा एक कांस्टेंट है। और इस वेव फंक्शन को शामिल करने के बाद हमने जब इसके लिए पॉलिंग ने H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करी तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का मान 102.8 किलो कैलोरी पर मोल आया, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 0.74 एंगस्ट्रॉम आती है, जो कि प्रैक्टिकली प्रायोगिक मान के काफ़ी नज़दीक है। तो इस आधार पर पॉलिंग ने ये समझाया कि कभी भी कोई कंपाउंड जो आयनिक कोवलेंट बॉन्ड होती है उसमें कुछ परसेंट आयनिक कंपाउंड का भी योगदान होता है। प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है
नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।